क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक इज फॉर्म्ड बाय द मेटामॉर्फिक एक्शंस ऑन लाइमस्टोन। सो कंसेप्ट क्या चेक कर रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का ओरिजिन कैसे होता है एंड पेरेंट रॉक क्या है इसकी और किस रॉक के अंदर ये ट्रांसफॉर्म्ड होता है। तो मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मार्बल। तो मार्बल इज फॉर्म्ड बाय द मेटामॉर्फिक एक्शंस ऑन द लाइमस्टोन। सो अब बात करते हैं वाई लाइमस्टोन अंडरगो मेटामॉर्फिक्स बिकॉज ऑफ हीट एंड प्रेशर से ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, मार्बल के अंदर। तो मेन कंसेप्ट समझते हैं हम मार्बल के बारे में। तो ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है जिसका फॉर्मेशंस कैसे होता है, ये फॉर्म होता है किससे, लाइमस्टोन से ये फॉर्म होता है और इसकी जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है मेटामॉर्फिज्म। और जो किसके अंडर में होती हैं, ये होती है हीट और प्रेशर के अंडर में, इसके लिए एजेंट्स है ये। तो इसके अब कंपोजिशंस की बात करते हैं। तो मेनली जो इसके कंपोजिशंस होते हैं वो कैल्साइट्स होते हैं। कैल्साइट मीन्स CaCO3, ठीक है। अब जो मार्बल होता है इसका स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर या टेक्सचर किस तरीके का होता है, ये रिक्रिस्टलाइजेशंस अकर्स होते हैं एंड गिव्स ग्रेनुलर टेक्सचर देता है। कैसा टेक्सचर देता है, ग्रेनुलर टेक्सचर देता है। और जो मार्बल की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है, ये डिस्टिंक्टिव वेनिंग्स होती हैं, स्मूथ होती हैं और शाइनी होती कब, आफ्टर पॉलिश्ड एंड इट्स लुक एस्थेटिक अपीरियंस, ठीक है। अब मार्बल का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, मार्बल का यूज होता है स्कल्पचर्स के अंदर, आर्किटेक्चर्स के अंदर, फ्लोरिंग के अंदर एंड काउंटर टॉप्स के अंदर और डेकोरेटिव आइटम के अंदर मार्बल का यूज होता है। जो उसमें कलर वेरिएशंस होता है वो ड्यू टू इम्प्योरिटीज़ होते हैं। और वो कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं, वो है आयरन ऑक्साइड, ग्रेफाइट और माइका, ठीक है, मीका। तो कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, उनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो क्वार्टाइज्ड होती हैं वो फॉर्म्ड किससे होती है, सैंडस्टोन से क्वार्टाइज्ड बनती है। किस टाइप की रॉक है ये मेटामॉर्फिक रॉक है। और जो इसका कंपोजिशंस होते हैं इसके अंदर वो क्वार्ट्स होते हैं। अब बात करते हैं स्लेट्स के। तो स्लेट्स सेल से फॉर्म्ड होती हैं। इसके जो टाइप्स होते हैं वो फाइन ग्रेन्ड या फोलिएटेड टाइप्स की होती हैं। जो इसका यूज होता है स्लेट का, वो रूफिंग के अंदर, फ्लोरिंग के अंदर और राइटिंग सरफेस के अंदर स्लेट का यूज होता है। अब आती है सेचेड, ये किस टाइप का होता है, ये मीडियम ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक है। इसके जो फीचर्स हैं, ये प्रोनाउंस्ड फोलिएशंस होते हैं। ये फॉर्म्ड फ्रॉम होती है किससे, मड स्टोन से और सेल से, क्या, सजेस्ट, ठीक है। ये क्या कंटेन करती है, अबंडेंस ऑफ माइका मिनरल्स। तो फाइनल एक बार देख लेते हैं। लाइमस्टोन है जो जो लाइमस्टोन से क्या बनता है, मार्बल बनता है, सैंडस्टोन से क्वार्ट्स बनता है और सेल से स्लेट या सजेस्ट बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। बात कर रहा है टर्म ऑफसेट इन सर्वेइंग इज रेफर्स टू द, ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट होता है, नहीं होता। वर्टिकल मेजरमेंट होता है, नहीं होता। ये होती है शॉर्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द चेन लाइन टू पॉइंट्स। तो ऑफसेट इन चेन सर्वेइंग के बारे में चेक कर रहा है, तो इसका देख लेते हैं। ऑफसेट क्या होती है, ये एक लैटरल डिस्टेंस होती है फ्रॉम मेन चेन लाइन टू द लोकेट एट ए पॉइंट। ऑफसेट इन सर्वेइंग का मेन कंसेप्ट और इसको अच्छे से देख लेते हैं। जो डेफिनेशन क्या होती है, ये एक शॉर्ट या लैटरल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द चेन लाइन टू ए पॉइंट होती है। इसका क्या पर्पज होता है ऑफसेट का, ऑफसेट का पर्पज होता है टू लोकेट डिटेल ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू द मेन सर्वे लाइन। इसका यूज्ड कहाँ का होता है, यूज्ड फॉर लोकेटिंग्स ऑफ द बिल्डिंग्स, ट्री, फेंसेज एंड बाउंड्रीज में इसका यूज होता है। इसका में जो मेजरमेंट टाइप्स होता है वो किस टाइप का होता है, परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन एंड ओब्लिक टू द चेन लाइन होता है। सो इसकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। वर्टिकल मेजरमेंट जो होता है, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम BM जो होता है, लेवलिंग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एंगुलर मेजरमेंट रिलेटेड टू द थियोडोलाइट्स है। और ऑफसेट जो क्लैरिफिकेशन है, ये लेटरल डिस्टेंस फ्रॉम द मेन चेन टू द लोकेट ऑब्जेक्ट होती है। डिस्टेंस अलोंग द सर्वे लाइन, लेंथ ऑफ द चेन लाइन इटसेल्फ। सो ऑफसेट हॉरिजॉन्टल नहीं होता, वर्टिकल नहीं होता, ये एंगुलर डायरेक्टली नहीं होता। ऑफसेट जो होता है वो लेटरल शॉर्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम द चेन। नेक्स्ट बात करते हैं फाइंड द करेक्शंस ड्यू टू पुल। तो इसके अंदर क्या क्या दे रखा है आपको, स्टैंडर्ड पुल दे रखा, अप्लाइड पुल दे रखा, मेजर्ड लेंथ दे रखी है, स्टील टैप दे रखी है। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा दें। क्या पूछ रहा है, ये CP पूछ रहा है। तो CP बराबर होता है P माइनस P नोट इंटू L डिवाइड बाई AE होता है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो P जो क्या होता है, ये अप्लाइड पुल होता है ड्यूरिंग मेजरमेंट, ये रहा इसका फॉर्मूला। P नोट जो होता है स्टैंडर्ड पुल होता है, L जो होता है मेजर्ड लेंथ होती है, A जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टैप होता है, E जो होता है यंग मॉडुलस होता है, यंग्स मॉडुलस होता है। तो वैल्यूज़ के अंदर पुट करेंगे। सबसे पहले P माइनस P नोट मतलब 150 माइनस 120
ये आ जाएगा 30 न्यूटन। ठीक है, पुट करेंगे CP के अंदर, लेंथ कितनी दे रखी है 1500, तो 30 × 1500 डिवाइड बाई AE, तो यही आंसर दे रखा है ऑप्शन के अंदर। तो फाइनल रिजल्ट जो मैच कर रहा है वो यही कर रहा है, 30 N 1500 मीटर बाई AE। यहाँ लिख रखा है कुछ कंसेप्ट जो अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर होंगे। इफ़ अप्लाइड पुल ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड पुल देन टैप क्या होगा, इलोंगेट होगा, और इलेंगोट होगा तो पॉजिटिव करेक्शन अप्लाइड होगा इसके अंदर। सो इसका पर्पज़ क्या होता है, टू करेक्ट मेजर्ड लेंथ ड्यू टू टेंशन डिफरेंस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये रहा। सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होता है, उसके बाद ऑब्टेंड करना होता है वैल्यू को पुट करने के बाद में। अब लिख रखा है यहाँ पर इफ़ वॉइड रेशियो इंक्रीज देन व्हाट हैपन टू द पोरोसिटी, तो पोरोसिटी भी इंक्रीज होती है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो यहाँ पर दे रखा है वॉइड रेशियो और पोरोसिटी का कंसेप्ट देख लेते हैं। वॉइड रेशियो क्या होती है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, पोरोसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो ये जो दोनों चीज़ें होती हैं बोथ डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ वॉइड पे डिपेंड करती हैं। तो इसका फॉर्मूला दे रखा है n बराबर E/1 + E, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो जो पोरोसिटी होती है डिपेंड करती है डायरेक्टली ऑन द वॉइड रेशियो पे। सो इसका बिहेवियर रिलेशनशिप समझते हैं। इफ़ वॉइड रेशियो इंक्रीज देन वॉल्यूम ऑफ वॉइड आल्सो इंक्रीज, हैंस पोरोसिटी आल्सो इंक्रीज। अगला दे रखा है 80% passes through 4.75 mm sweep and 30% passes through the 75 micron sweep. कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट 12 दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 2 दे रखा है। तो सोइल का क्लासिफिकेशन पूछा है, देख लेते हैं सोइल का क्लासिफिकेशन का लॉजिक क्या होता है। अगर सोइल पार्टिकल का साइज इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, 4.5 mm स्वीप से अगर हो रहा है, रिटेंड हो रहा है, तो कोर्स फ्रैक्शन रेफरेंस होगा। 75 माइक्रोन स्वीप मतलब फाइन फ्रैक्शन रेफरेंस। तो मेजॉरिटी जो पासेज हो रहा है 4.75 से हो रहा है, तो इसमें सेंड डोमिनेंट होगा क्योंकि 80% किससे पास हो रहा है 4.75 से, और 30% जो पासेज हो रहा है किससे हो रहा है 30% 75 माइक्रोन्स हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये लो फाइन हो जाएगी। तो ऑब्वियसली डोमिनेंट क्या आ रहा है, तो सेंड आएगा। सोइल का टाइप तो हमें पता चल गया कि सेंड होगा। ठीक है, उसके बाद में ग्रेड चेक करते हैं इसकी। तो ग्रेड चेक करने के लिए हमें क्या कोफिशिएंट्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो कोफिशिएंट्स यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट कितना दे रखा है, CU बराबर 12 दे रखा है, और कोफिशिएंट्स ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई क्या होगी इस जगह पे, कंडीशन जो होगी CU जो होती है हाई बेल ग्रेडेड कंडीशन होती हैं, और जो CC लाई करती है विद इन एक्सेप्टेबल रेंज, तो ये बेल ग्रेडेड सॉइल हो जाएगा। तो सॉइल का टाइप कौन सा हो जाएगा, सैंड हो जाएगा, और ग्रेड कैसी हो जाएगी, बेल ग्रेडेड। तो इसका आ जाएगा SW। जो परसेंटेज पासिंग होता है ना वो डिसाइड करता है सॉइल का टाइप, और जो CC या CU जो होता है वो डिसाइड करता है ग्रेडिंग। तो फाइनल आंसर इसका SW हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन सेम ही है, इसका कंसेप्ट देखो, कोर्स वर्सेस फाइन सॉइल के बारे में देख रहा है। अगर 50% रिटेंड ऑन 75 माइक्रोन स्वीप, तो ये कोर्स ग्रेन्ड सॉइल हो जाएगा, अदरवाइज़ ये फाइन ग्रेन्ड है। ठीक है, अगर 75 माइक्रोन की सीव यूज़ कर रहे हो और अगर उसमें से 50% रिटेंड कर गया तो वो कोर्स ग्रेन्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्रेवल वर्सेस सैंड। अगर 50% ऑफ कोर्स फ्रैक्शन रिटेंड ऑन द 4.75 mm, तो इट विल बिकम ग्रेवल, दैट इज़ G, नहीं तो ये सैंडी रहेगा। नेक्स्ट चेक लगाते हैं, अगर लेस देन 5% पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन देन यूज CU और CC, जो क्या हो जाएगा GW, SW, या GP या SP हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन 12% पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन देन यूज प्लास्टिसिटी चार्ट फॉर GM, SM, ETC के लिए, और 5 से 12% ये ड्यूल सिंबल्स यूज होते हैं इसके अंदर। तो सॉइल साइज का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्ले जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 0.002 mm होती है। सिल्ट्स कितनी होती हैं, 0.075 mm। सैंड के लिए 0.075 mm से लेके 4.75 mm होती हैं, जो कि सैंड के अंदर भी फाइन सैंड होती है, मीडियम सैंड होती है, और कोर्स ग्रेन सैंड होती है। ग्रेवल के लिए जो होती है रेंज वो होती है 4.75 से लेके 80 mm तक, जिसके अंदर फाइन ग्रेवल और कोर्स ग्रेवल होती हैं। कोवल्स के लिए जो होती है 80 mm होती हैं, और बोल्डर्स के लिए 300 mm होती हैं। अब इसके अंदर कुछ डेटा इंटरप्रिटेशंस के लिए दे रखा है, देख, फ्रॉम 4.5 mm स्वीप से लिए 80% पासिंग एंड 20% रिटेन्ड, सो इट्स इंडिकेट स्मॉल ग्रेवल पोर्शंस।
ठीक है। तो फ्रॉम 4.75 mm स्वीप 30% ऑफ 80 तो 25% फाइन हो जाएगा। सिल्ट प्लस क्ले से तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा 80 माइनस 24%, तो 54%। तो मेजोरिटी किसकी आई, सैंड की। तो इस तरीके से सॉइल प्रिडोमिनेंटली सैंड रहेगा इसके अंदर। जो CU अगर ग्रेटर इक्वल्स टू 12 है तो ग्रेटर देन 6 हो जाएगा, और ये बिटवीन करता है CU 1 और 3 के बीच में। तो वेल ग्रेडेड कंडीशन के लिए ग्रेडेशन सेटिस्फाई हो जाएगा इस जगह पे। नेक्स्ट बात करता है, क्या पूछा है इसने, फाइंड मॉइस्चर कंटेंट। तो इसने दे रखा है बेट ऑफ बेट सॉइल और बेट ऑफ ड्राई सॉइल। तो बेट ऑफ बेट सॉइल कितना दे रखा है 210 ग्राम, 180 ग्राम किसके लिए दे रखा है, ड्राई सॉइल के लिए। तो क्या निकालना, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल निकालना। तो मॉइस्चर कैसे निकालेंगे, रेशो बेट ऑफ वाटर टू द बेट ऑफ ड्राई सॉइल एंड एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज। तो सबसे पहले निकालेंगे बेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई बेट ऑफ ड्राई सॉइल। तो बेट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, बेट ऑफ वाटर निकालने के लिए बेट ऑफ सॉइल माइनस ड्राई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 210 माइनस 180। तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 30 एंड 30 डिवाइड बाई 180 इंटू 100। तो ये निकल के आएगा 16.7%। तो इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखो 210 माइनस 180, 30 बचा, 30 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 कर दिया। तो इसको सोल्व करने के बाद में 16.7% हो गया। सो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल कितना, 16.7%। तो वाटर कैसे निकालना है, ड्राई माइनस वेट माइनस ड्राई करना है, ऑलवेज डिवाइड बाय द ड्राई वेट। सो करेक्ट आंसर 16.7 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल के बारे में। ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट के बारे में बात करते हैं। ये असेंशियल पैरामीटर इन द सॉइल मैकेनिक्स होता है, हेल्प्स टू डिटरमाइन सुटेबिलिटी ऑफ सॉइल फॉर कंस्ट्रक्शंस। अब बात करते हैं ओवन ड्राइंग मेथड के बारे में, जो ये एक स्टैंडर्ड मेथड, इसका यूज होता है डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल। इसका क्या प्रोसीजर होता है, सॉइल सैंपल इज प्लेस्ड इन ओवन, कितने टेम्परेचर पर, 110, 5 से लेके 110 डिग्री तक, एंड हीटेड अंटिल द कांस्टेंट हीट इज अचीव्ड। सो इंपॉर्टेंट मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाएगा इसके अंदर, इंपॉर्टेंट मॉइस्चर कंटेंट जो हो जाएगा इसमें, इफेक्ट ऑन सॉइल प्रॉपर्टी, क्या किस सॉइल को अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स को, एंड इन्फ्लुएंस करता है शेयर स्ट्रेंथ को। सो स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट क्या होगा इसके अंदर, ये अफेक्ट करता है स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। सो फाइनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाएगी, इसके की पैरामीटर्स क्या होता है इन सॉइल बिहेवियर, डिटरमाइन होता है ओवन ड्राइंग मेथड से, एंड डायरेक्ट अफेक्ट करता है स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्ले एम्बैंकमेंट्स फील्ड कॉम्पैक्शन के लिए, अगर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इन फील्ड इज लेस देन एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इन लैब प्रॉक्टर, तो सैंपल कंपैरेटिवली अफेक्ट मोस्ट लाइकली रीजन क्या हो जाएगा इसके अंदर, इनएडुकेटेड मॉइस्चर कंट्रोल। तो मॉइस्चर इन कॉम्पैक्शन की बात करते हैं, तो क्या रोल होता है मॉइस्चर कंटेंट का कॉम्पैक्शन में, ये क्रूशियल फैक्टर होता है इन फील्ड कॉम्पैक्शन एंड कंट्रोल डेंसिटी अचीव्ड। नेक्स्ट होता है इफेक्ट ऑफ इनएडुकेटेड मॉइस्चर का, लीड टू द लोअर फील्ड डेंसिटी इवन इफ कॉम्पैक्टिव एफर्ट इज सेम। फील्ड वर्सेस लैब कंडीशन देख लेते हैं। फील्ड कंडीशन नॉट इक्वल्स टू द लैब कंडीशंस ड्यू टू इनकंसिस्टेंट मॉइस्चर डिस्ट्रीब्यूशंस। तो नेक्स्ट बात करता है प्रॉपर मॉइस्चर कंडीशंस के बारे में, ये इंश्योर करता है ऑप्टिमल पार्टिकल अरेंजमेंट एंड रिड्यूस करता है void which is increased density of MDD. So without proper moisture desired MDD is not achieved. एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। वेरिएशन इन मिनरलोजी से क्या होता है, इट मे अफेक्ट कॉम्पैक्शन स्लाइटली, नॉट प्राइमरी रीजन फॉर द MDD. हायर कॉम्पैक्टिव एनर्जी इन फील्ड मीन्स कैन बी यूज्ड ओवर कॉम्पैक्शन, नॉट एप्लीकेबल फॉर एफर्ट इन सैम। रिडक्शन इन एयर वॉइड्स के बारे में बात करते हैं, तो ये लीड टू हायर डेंसिटी एंड अपोजिट ऑफ द गिवन सिचुएशंस में होती है। तो फाइनल कंक्लूजन्स क्या निकल के आएगा, लोअर MDD इन फील्ड सैम एफर्ट ड्यू टू इनएडिक्वेट मॉइस्चर कंट्रोल। एग्जाम कनेक्शंस के बारे में बात करते हैं, तो मॉइस्चर जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन कॉम्पैक्शंस। इफ मॉइस्चर इज नॉट ऑप्टिमम दैन डेंसिटी इज डिक्रीजेस। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इनएडिक्वेटेड मॉइस्चर कंट्रोल करता है। अब दे रखा है यहाँ पर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.85 GY/cc एंड मॉइस्चर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 12% दे रखा है, और फील्ड ड्राई डेंसिटी 1.73
3 ग्राम पर सीसी दे रखा है। तो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन पूछा है इसने। तो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन क्या होता है, ये होता है FDD माइनस MDD डिवाइड बाई MDD इंटू 100। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे FDD की 1.73 डिवाइड बाई 1.885 इंटू 100। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन के बारे में। तो रेशियो ऑफ फिल्ड ड्राई डेंसिटी टू मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। तो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन परसेंटेज FDD माइनस मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंटू 100। डेटा दे रखा है आपको FDD और MDD का, अप्लाई कर देंगे इसके अंदर और सॉल्व करने के बाद में ये निकल के आ जाएगा। तो फॉर्मूला तो आपको पहले बता दिया, फील्ड डेंसिटी डिवाइड बाई MDD, और OMC is given but not used in this calculation. नेक्स्ट बात करते हैं इन्वायरमेंटल इशू लिंक टू द क्लोरीन यूज्ड इन द वाटर डिसइंफेक्शंस। तो क्या होगा, कौन सा जो चीज़ है जो इन्वायरमेंटल इशू से लिंक्ड होता है, कब, जब क्लोराइन यूज़ करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए। तो वो होता है फॉर्मेशन ऑफ द ट्राईहेलोमेथिन्स। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ द ट्राईहेलोमेथिन्स कैसे होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। THM के बारे में, ये केमिकल कंपाउंड है, ये फॉर्म्ड होता है ड्यूरिंग डिसइंफेक्शन। कब, जब क्लोराइड रिएक्ट करती है किसके साथ में, ऑर्गेनिक मैटर के साथ इनसाइड द वाटर। तो इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म्स एंड क्लोरोडाइब्रोमोमेथेन। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द THMS। तो इसका नेचर किस तरीके का होता है, ये एक हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स है जो क्लोरीन और ऑर्गेनिक के रिएक्ट करने से बनता है। और ये कब रिएक्ट करता है, जब डिसइंफेक्शन के टाइम पर हम केमिकल कंपाउंड्स ऐड करते हैं वाटर में। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम क्लोरीन ऐड करें वाटर के अंदर तो ऑर्गेनिक मैटर कम रहें। ठीक है, उसका कंसनट्रेशन कम रहे, वरना उसका बाय प्रोडक्ट जो बनते हैं वो हार्मफुल होते हैं। ये हेल्थ के लिए रिस्क होते हैं, जैसे कैंसर का रिस्क होता है या लीवर डैमेज का रिस्क होता है। अब बात करते हैं रेगुलेशंस के बारे में, THM के बारे में। ये कंट्रोल्ड बाय द हेल्थ और एनवायरनमेंट अथॉरिटीज़ करती हैं। कंट्रोल मेजर्स की बात करते हैं, रिड्यूस ऑर्गेनिक मैटर बिफोर क्लोरिनेशंस एंड मिनिमाइज THM फॉर्मेशंस। इसके जो अल्टरनेटिव्स क्या क्या है, ओजोन और UV ट्रीटमेंट्स। अब बात करते हैं अदर ऑप्शंस जो इसके अंदर एनालिसिस होते हैं। क्लोरामाइंस, क्लोरामाइंस क्या होता है, ये फॉर्म्ड होती है वैन क्लोरीन रिएक्ट विद द अमोनिया। क्लोरामाइंस का फॉर्म होता है जब क्लोरीन रिएक्ट करता है किसके साथ, अमोनिया के साथ। जो इसका बाय प्रोडक्ट जो बनता है वो क्लोरीनेशन से बनता है। ये लेस इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट होती हैं बट फ्यूअर हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन डिप्लीशंस के बारे में। ये कॉज्ड बाय द न्यूट्रिएंट पॉल्यूशंस होते हैं, लीड टू द एल्गल ब्लूम्स होता है। अब बात करते हैं एसिडिफिकेशंस ऑफ वाटर के बारे में। एसिडिफिकेशंस ऑफ वाटर कॉज्ड बाय द CO2 एब्जॉर्प्शंस इन ओशियन होता है, नॉट रिलेटेड टू द क्लोरीन डिसइंफेक्शंस। सो मेन एनवायरनमेंट इशू क्या था, THM। तो क्लोरीन प्लस ऑर्गेनिक मिलकर क्या बनाता है, THM बनाता है, जो कि हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, मास ऑफ सल्फर कंपाउंड डिस्चार्ज पर यूनिट। फ्लो रेट कितना दे रखा है, 1.5 लाख मीटर क्यूब पर आवर्स, और कंसनट्रेशन कितना दे रखा है, 20 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये निकालना है अपन को। तो मास डिस्चार्ज इन द बेस्ट वाटर की बात करते हैं, तो मास डिस्चार्ज क्या होता है, फ्लो रेट इंटू कंसनट्रेशन। तो कंसनट्रेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, देख लेते हैं। अगर 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल्स टू 1 ग्राम पर मीटर क्यूब होता है, तो 200 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल्स टू 200 ग्राम पर मीटर क्यूब, यानी 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने, 200 को मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो अब कंसनट्रेशन कितना आ गया हमारे पास में, 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और अपने पास में कैपेसिटी दे रखी है। तो अब मास पर आवर्स देखना है अपन को, तो फ्लो रेट इंटू कंसनट्रेशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1.5 लाख इंटू 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30,000, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कर रखा 0.2 मल्टीप्लाई कर दिया इसके अंदर, ये आंसर आ गया आपके पास में। तो एवरी आवर्स 3 किलोग्राम ऑफ सल्फर कंपाउंड विल डिस्चार्ज। की फॉर्मूला क्या होता है, मास बराबर होता है फ्लो इंटू कंसनट्रेशन। तो मिलीग्राम ऑलवेज कन्वर्ट इंटू द किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इन सिचु रिमेडिएशंस ऑफ द कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर। तो कौन सा आ जाएगा इसमें करेक्ट आंसर, बायो रिमेडिएशंस। ये भी सही होता है।
तो बात कर लेते हैं बायो रिमेडिएशन के बारे में। इसकी क्या डेफिनेशन होती है? ये एक इनसिचुएटेड मेथड्स होता है फॉर रिमेडिएशन ऑफ कंटामिनेंट ग्राउंड वाटर। इसका क्या मैकेनिज्म होता है? यूजेज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक पोल्यूटेंट इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस। ये क्या इनहेंस करता है? ये एडिशंस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड एडिशंस ऑफ द ऑक्सीजन टू प्रोमोट माइक्रोवायल एक्टिविटीज़। और इसका जो एडवांटेज होता है ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो इफेक्टिवनेस की अगर बात करें तो ये वर्क वेल फॉर होता है ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स और हाइड्रोकार्बन्स और सॉल्वेंट्स के लिए। तो अब इसकी डिपेंडेंसी के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो साइट स्पेसिफिक कंडीशंस क्या होती हैं? टेम्परेचर, पीएच और सूटेबल माइक्रोब्स इसके अंदर यूज होते हैं। अब बात करते हैं एयर स्प्रिंग्स के बारे में, जिसकी मेथड्स होती है ये एयर इंजेक्ट इनटू द ग्राउंड वाटर्स होता है, जिसका पर्पज होता है वोलेटाइल कंटामिनेंट्स एंड एप्लीकेशन जो होता है इसका यूज फॉर द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। अब बात करते हैं इन सिचुएटेड रेमेडिएशंस मेथड्स, बायो रेमेडिएशंस और एयर स्प्रिंग्स। तो इन सिचुएट की बात करते हैं ट्रीटमेंट विद द ग्राउंड्स होता है। तो बायो रेमेडिएशंस ये माइक्रोब्स होता है और जो एयर स्प्रिंग्स होता है ये एयर इंजेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक फॉर कंट्रोलिंग NOx इमिशंस फ्रॉम द पावर प्लांट्स। तो ये सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शंस यूज होता है। इसके अंदर क्या होता है? सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शंस, मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक फॉर कंट्रोलिंग NOx इमिशंस फ्रॉम द पावर प्लांट्स। तो बात कर देते हैं SCR के बारे में, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शंस के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ये एक टेक्नोलॉजी होती है जो यूज होती है टू रिड्यूस्ड NOx इमिशंस के लिए। तो इसका क्या मैकेनिज्म होता है? इसके अंदर अमोनिया और यूरिया यूज होता है एज ए रीएजेंट्स। तो ये NOx को कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन में और वाटर के अंदर। तो कैटालिस्टिक जो होता है वो प्रेजेंट होता है वेनेडियम, टाइटेनियम और जियोलाइट वेस्ट। ठीक है, अब इनकी इफेक्टिवनेस के बारे में बात करते हैं। तो ये कैन बी रिड्यूस्ड, क्या रिड्यूस कर सकते हैं? ये NOx इमिशंस रिड्यूस कर सकते हैं। कब, कितना परसेंट? अप टू 90%। तो इसका कहाँ यूज होता है? पावर प्लांट में इसका यूज होता है, इंडस्ट्रियल फैसिलिटी के अंदर इसका यूज होता है और डीजल इंजन के अंदर इसका यूज होता है। अब उसके बाद इसके रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या करती है? प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल करता है। क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके? बेनिफिट होते हैं इंश्योर करता है कंप्लायंस विद द स्ट्रिक्ट इमिशन रेगुलेशन के बारे में। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो क्या है इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और जो चीज़ें दे रखी है? नेक्स्ट दे रखा है SNCR, सेलेक्टिव नॉन कैटालिस्टिक रिडक्शंस। इनके अंदर अमोनिया यूज होता है विदाउट कैटालिस्टिक्स के अंदर और ये ऑपरेट होते हैं एट हाई टेम्परेचर पर। इसकी ये लेस इफेक्टिव होती हैं, 30 से 50% रिडक्शन करते हैं NOx का अमोनिया यूज़ करके। नेक्स्ट आता है FGD, फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशंस। क्या रिमूव करता है? ये SO2 रिमूव करता है, ना कि NOx। और जो लो NOx जो बर्नर होते हैं वो रिड्यूस करते हैं NOx फॉर्मेशन ड्यूरिंग द कंबशंस। तो कंट्रोल करता है फ्लेम टेम्परेचर और ऑक्सीजन, कंट्रोल फ्लेम टेम्परेचर और ऑक्सीजन। ये लेस इफेक्टिव होता है, यूज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मेथड। सो मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा होता है? SCR, 90% रिड्यूस करता है। SCR जो होता है हाईएस्ट एफिशिएंट होता है। तो इनके कंपेरिजन देख लेते हैं। सबसे हाईएस्ट पे आता है SCR, फिर SNCR नॉन कैटालिस्टिक, देन लो NOx बर्नर्स। FGD जो है वो किसके लिए होता है? SO2 के लिए होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप इन रेक्टेंगुलर चैनल। तो फ्राउड नंबर से ही क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो बात कर लेते हैं फ्राउड नंबर के बारे में। फ्राउड नंबर का जो रिलेशंस होता है वो होता है इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फ्राउड नंबर क्या होता है? अंडर रूट में आता है इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका एप्लीकेशंस कहाँ होता है? इसका एप्लीकेशन होता है रिवर्स के अंदर, फ्लो एनालिसिस के अंदर, ओपन चैनल फ्लो के अंदर इसका यूज होता है, स्पिलवे के अंदर इसका यूज होता है, सरफेस वेव मोशन में इसका यूज होता है और फ्लो का क्लासिफिकेशन करने में भी फ्राउड नंबर का यूज होता है। तो यूज इन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो यूज होता है क्लासीफाइड टू हाइड्रोलिक जंप। तो इम्पोर्टेंट कंपेरिजन और भी दे रखा है। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो होता है विस्कस फोर्स, इनर्शियल फोर्स बाय द विस्कस फोर्स से ये रिलेटेड होता है। ठीक है, इनर्शिया तो सब में होता है। आइलर्ड नंबर जो होता है वो अंडर रूट इनर्शिया फोर्स बाय द प्रेशर होता है। जो ये होता है ना प्रेशर से। वेवर जो होता है वो सरफेस से रिलेटेड होता है। ठीक है, मैक नंबर होता है वो कंप्रेसिबिलिटी से होता है। तो हाइड्रोलिक जंप क्लासीफाइड बेस्ड ऑन द फ्राउड नंबर। ओपन चैनल फ्लो के अंदर भी फ्राउड नंबर से होता है। तो एक इसकी ट्रिक दे रखी है, ये फ्री बीमा। तो इसमें क्या होती है?
ग्रेविटी, विस्कस, सरफेस और कंप्रेसिबिलिटी, ये दे रखा है ग्रेविटी, विस्कस, सरफेस और कंप्रेसिबिलिटी। फ्रॉड नंबर ग्रेविटी से, रेनॉल्ड नंबर विस्कस से, वेबर नंबर सरफेस से और मैक नंबर कंप्रेसिबिलिटी से। क्वेश्चन में पूछा गया स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए आपको हमेशा की तरफ v दे रखा है, t दे रखा है, f दे रखा है, ग्रेडियंट दे रखा है, तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होएगा bt प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g f प्लस माइनस n, क्योंकि ग्रेडियंट ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला दे रखा है आपको। ये राइजिंग ग्रेडियंट, ये फॉलिंग ग्रेडियंट डिपेंड करेगा, तो यहाँ पर ये डिसेंडिंग है मतलब फॉलिंग ग्रेडियंट है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट आप। वैल्यू पुट करने के बाद में ये जो किलोमीटर पर आवर से इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि टी जो दे रखा है सेकंड में दे रखा है, एफ बराबर इतना दे रखा है, एन बराबर 0.3 दे रखा है, बी टी आपको दे रखा है 70, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन ब्रेकिंग डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर देंगे, रिएक्शन डिस्टेंस आप पुट कर दिए, दोनों को ऐड करने के बाद में SST निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है ट्रैफिक फ्लो, जो दे रखा है कितने दे रखे 600 व्हीकल पर आवर्स। तो इसने पूछा मीन हेडवे, तो मीन हेडवे कैसे निकालते हैं, जो फ्लो होता है वो इच इक्वल्स होता है 1/, हेडवे के। ठीक है, ये दे रखा, तो इसको 1/, हेडवे इन सेकंड दे रखा है, तो 3600 हो जाएगा। तो हेडवे निकालने के लिए क्या करोगे आप, 36 डिवाइड बाई फ्लो कितना दे रखा है आपको 600 दे रखा है ट्रैफिक फ्लो, वैल्यू पुट कर देंगे 6 सेकेंड आपके पास में राइट आंसर आ जाएगा। ट्रैफिक फ्लो क्या होता है, ये मेजर्ड इन व्हीकल पर आवर्स होता है, ये रिप्रेजेंट करता है व्हीकल पासिंग एट ए पॉइंट इन ए टाइम। तो स्पीड एंड डेंसिटी की बात करते हैं तो फ्लो डिपेंड्स ऑन होता है स्पीड एंड डेंसिटी पर। अगर हायर डेंसिटी होगी तो लोअर स्पीड होगी, हायर हेडवे होगा। तो कैपेसिटी समझे तो मैक्सिमम व्हीकल अंडर आइडियल कंडीशन, अफेक्ट लेन विड्थ, वेदर और ड्राइवर बिहेवियर। तो साफ सुथरी सी बात, अगर फ्लो इंक्रीज होगा तो हेडवे ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है एग्रीगेट टाइप्स अचीविंग स्ट्रेंथ अप टू 125 MPa व्हेन वाटर कंटेंट रेशियो 0.32। तो ऑब्वियसली ALGS सीमेंटियस एग्रीगेट्स आ जाएगा इसके अंदर। ALG सीमेंटियस एग्रीगेट के बारे में समझते हैं कि क्या प्रॉपर्टी होती है, ये हाई स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी होती है इनकी, और जो इनका स्ट्रेंथ अचीवमेंट होता है वो अप टू होता है कितना 125 मेगापास्कल तक, और वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है 0.32 होता है। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में समझेंगे तो ये हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट होता है, जिनके क्या बेनिफिट होते हैं, ये इंप्रूव करते हैं ड्यूरेबिलिटी और इनहेंस करते हैं परफॉर्मेंस इन कंस्ट्रक्शन। तो स्पेशल फीचर्स के बारे में समझते हैं, ये आइडियल फॉर होता है एडवांस स्ट्रक्चरल नीड के लिए। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में समझते हैं तो नेचुरल जो ग्रेवल होते हैं वो कॉमनली यूज्ड होते हैं, वो इतनी अचीव नहीं कर सकते कि 125 MPa स्ट्रेंथ दे सके। और क्रस्ट स्टोन एग्रीगेट जो होते हैं वो यूज होते हैं लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के लिए, मे नॉट रीच ALG स्ट्रेंथ लेवल पे। तो रिसाइकल एग्रीगेट क्या होते हैं, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, लोअर स्ट्रेंथ दैन अलग होते हैं और यूज्ड फॉर नॉन लोडिंग बियरिंग एप्लीकेशंस के लिए। तो आपको समझ में आ गया ये क्या होता है, एक हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट होता है। तो इनका कंपैरिजन समझे तो सबसे ज़्यादा ALG होता है, क्रस्ट होता है नेचुरल, दैन रिसाइकल्ड इतना हाईएस्ट नहीं होता है क्योंकि ये दोबारा एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, नॉन लोड बियरिंग एप्लीकेशंस होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्टिंग के लिए विच मेथड सो लेस वेरिएबिलिटी इन रिजल्ट्स। तो इनके अंदर क्या आ जाएगा, थर्ड पॉइंट लोडिंग, सेंट्रल पॉइंट लोडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो समझते हैं थर्ड पॉइंट लोडिंग के बारे में। ये प्रेफरेंस कब ली जाती है, प्रेफरेंस ओवर द सेंट्रल पॉइंट लोड्स। तो लोड के एप्लीकेशन क्या होता है, लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है अक्रॉस द 2 पॉइंट्स। तो क्या इफेक्ट आता है, इससे रिड्यूस होता है लोकलाइज स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड रिड्यूस करता है वेरिएबिलिटी इन रिजल्ट्स। और एक्यूरेसी की बात करते हैं, प्रोवाइड मोर कंसिस्टेंट रिजल्ट। तो इसका यूजेज जो होता है वो टेस्टिंग बीम एंड कॉन्क्रीट स्पेसिमेन के अंदर इसका यूज होता है। तो आप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझेंगे तो ये इंश्योर करता है यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन और क्या दे रखा है, सेंट्रल पॉइंट लोडिंग जो होती है वो लोड होता है अप्लाइड एट अ सेंटर। तो उससे क्या होता है, कॉज हायर लोकलाइज्ड स्ट्रेस लीड टू द वेरिएबिलिटी इन रिजल्ट्स। एंड फ्लेक्सुरल टेस्टिंग के बारे में समझे तो ये मेजर करती है टेंसाइल स्ट्रेंथ इन बेंडिंग एंड डिटरमाइन करती है रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन अंडर द लोड। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हो जाएगा, जो मेथड विद द लेस वेरिएबिलिटी हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड पॉइंट लोडिंग्स। डिस्ट्रीब्यूशन लोड क्या होता है, मोर यूनिफॉर्म स्ट्रेस एंड लेस वेरिएबिलिटी होता है। तो कंपैरिजन का अगर करेंगे थर्ड पॉइंट जो होता है ग्रेटर देन होता है सेंट्रल पॉइंट के, तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड लोडिंग ही हो जाएगा।